स्टडी विद फोकस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और हम लोगों ने जहाँ तक सोल्व किया था क्वेश्चन उससे आज आगे सोल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और फिर से मैं कह दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ वो सभी पूछे हुए हैं एग्ज़ाम में। सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे भी आगे क्वेश्चंस आएगी, इसलिए इसको ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, कूलम का आवेश, ठीक है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा। देखिए इलेक्ट्रोस्टैट में ये जो W जो होता है कार्य, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कूलम, 2 कूलम का आवेश, तो Q का मान दिया हुआ है 2 कूलम। उसके बाद विभवांतर V का मान दिया हुआ है 5 वोल्ट। हमको निकालना क्या है, W। तो यहाँ से फार्मूला जो होता है, हम लोग W बराबर क्या है, वाट है। तो यहाँ से फार्मूला जो होता है विभवांतर V बराबर होता है W बटा Q। तो हमको W निकालना है, W बराबर V गुने Q। तो V क्या हो गया, दिया हुआ है 5 गुने 10। बहुत सिंपल, सिर्फ फार्मूला पे है, ध्यान रखना है कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल होगा, 10 जूल। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 10 जूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा खींची जाती है। देखिए 8 मिनट, टाइम बराबर 8 मिनट है, ठीक है। तो इसको सेकंड में हम लोग चेंज कर देते हैं, 8 गुने 60 सेकेंड, क्योंकि हम लोग इसको ऐसा यूनिट में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई का मान दिया हुआ है 0.75 एम्पियर, ठीक है। धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात करें। तो फॉर्मूला है, फिर से यहाँ से फार्मूला क्या होता है, आई बराबर Q बटा टी। यहाँ Q क्या है, आवेश है। यूनिट टाइम में जितना आवेश प्रवाहित होता है ना उसी को करंट कहते हैं। तो Q का मान आपको दिया हुआ है, Q निकालना है, विद्युत आवेश की गणना करें। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, आई गुने टी, ठीक है। तो आई का मान आपको दिया हुआ है 0.75 और टाइम का मान कितना हो गया, 8 गुने 60, ठीक है। कितना हो गया, 8 गुने 60 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा इसका आंसर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 8 × 5 = 40 और 8 × 7 = 56, 6 हो गया और 6 × 6 = 36, 360, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो होगा पारमा का कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, ठीक है। यहाँ सिंपल सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे दोनों आएगा तो 360। ये क्या हो जाएगा, Q कूलम में है, C से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आसान क्वेश्चन, घबराना नहीं है, क्वेश्चन से बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं। एक सर्किट के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा। अब फिर से C का कूलम का मान दिया हुआ है, Q का मान दिया हुआ है 300 कूलम। जब 0.5 एम्पियर का प्रवाह विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है, समय ज्ञात कीजिए। देखिए आई का मान दिया हुआ है, सॉरी टी का मान दिया हुआ है, समय ज्ञात करें। टी का मान क्या है, यहाँ पे निकालना है वाट। और क्या प्रवाहित हो रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्रवाहित होता है। तो आई मीन्स क्या हो गया, करंट के लिए 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से सिंपल सा फार्मूला, आई बराबर Q बटा टी, तो टाइम बराबर Q बटा आई। तो Q का मान कितना दे दिया, 300, और I का मान कितना दे दिया, 0.5। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हटेगा, ये 600 सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 13 का आंसर, ये सिंपल। अब देखिए, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, वेग पहले वेग v है और बाद में अब वेग कितना हो गया, 2v हो गया, यही कह रहा है, तब इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। मतलब शुरू वाला गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नॉर्मल ½ mv², काइनेटिक एनर्जी 1, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी 2 बराबर कितना हो जाएगा, ½ गुने m। अब वेलोसिटी कितना हो गया इसका, 2v का होल स्क्वायर। अब v से अब 2v हो रहा है ना, तो यहाँ से ½ गुने m गुने 4v², ठीक है, ये हो गया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी हमने लिखा 1, इसको ऊपर करते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2। कह रहा है कि
तब इसकी गतिज ऊर्जा, मतलब गतिज ऊर्जा 1 बराबर गतिज ऊर्जा 2, तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। तो जब इसको दुगुना करते हैं तो n गुनी a हो गया, तो बराबर करने के लिए हम पहला वाला में n से गुना करते हैं। ठीक है, बराबर करने के लिए पहला वाला में क्या करते हैं, n से गुना करते हैं। तो फर्स्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, अब काइनेटिक एनर्जी 1 का मान रखेंगे, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर बराबर काइनेटिक एनर्जी सेकेंड क्या हो गया, हाफ इंटू m गुने 4v स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो n का मान कितना हो गया 4, तो इसलिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो इसका आंसर बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री से है कि कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। ठीक है, दोनों को द्रव्यमान के अनुसार बताना है दोनों का। तो कैल्शियम का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 40, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 60। तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का वेट और बटा ऑक्सीजन का, तो 40। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 5:2। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर। CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। तो CH4 अगर लिखा हुआ तो ये क्या है, एक यौगिक है। अगर कुछ इधर नहीं है तो कितना मोल, 1 मोल है। तो 1 मोल बराबर कितना वेट होता है, तो कार्बन टोटल जो योग करते हैं वही होता है। कार्बन का टोटल कितना हो गया 12, हाइड्रोजन का 1 4 है, तो 4 12 4 16 ग्राम हो गया। ठीक है, तो 1 मोल का कितना हो रहा है 16 ग्राम हो रहा है, क्या चीज़ का, मीथेन का, CH4 का। तो 0.1 मोल का कितना हो जाएगा 1.6 ग्राम। तो कौन सा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। कार्बन एक तत्व है, ठीक है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना 12, और हीलियम भी एक तत्व है, उसका एटॉमिक मास कितना 4। बताइए कि प्रत्येक तत्व के मोल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा। ठीक है, मोल के बारे में बतलाना है, दोनों तत्व है। ठीक है, तो 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। नहीं, दोनों का चूंकि तत्व है, दोनों का 1 मोल है, तो यहाँ पे 3 गुना नहीं होगा, ये गलत है। 1 मोल हीलियम में 1 मोल कार्बन के 3 गुना अधिक परमाणु होंगे, ये भी गलत। 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की 1/3 संख्या होगी, ये भी गलत होगा। दोनों तो सेम 1 मोल ही दिया हुआ है। तो 1 मोल कार्बन में 1 मोल हीलियम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर संख्या होगी, ये बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि अगर 1 मोल हम कार्बन ले रहे हैं तो इसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें परमाणु होते हैं। ठीक है, और अगर हम 1 मोल हीलियम भी लेते हैं तो उसमें भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर ही परमाणु होता है। दोनों में 6.022 गुने 10⁻23 परमाणु होता है, तो इसलिए दोनों में परमाणु की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है। सोडियम से क्लोरीन, ये आवर्त में हम बढ़ रहे हैं, तो अगर आवर्त में हम लोग बढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, कक्षा संख्या, सेल की संख्या जो होती है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ किस में वृद्धि होती है, परमाणु संख्या में वृद्धि होती है। और जब हम ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो कक्षा संख्या बढ़ता है, तो उससे साइज क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन जब आवर्त में बढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, तो वहाँ पे किसकी संख्या बढ़ती है, परमाणु संख्या बढ़ती है, और कक्षा संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती है। परमाणु संख्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके चलते साइज क्या होता है, सिकुड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा, घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो इसका 13, तो 2 8 3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता इसके पास है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। क्लोरीन की बात करें 2 8 7, सल्फर का 2 8 6, और फास्फोरस 2 8 5। तो देखिए सबसे ऑक्टेट जो है कौन पूरा करेगा, तो किसके बाद इलेक्ट्रॉन को टानने की क्षमता ज़्यादा है, तो क्लोरीन के पास है। ठीक है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन लेकर के और तुरंत ऑक्टेट को पूरा करेगा, इसलिए सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होगा, क्लोरीन का होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा होता है? ये आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई हम बड़ा एटम का बात करें, बड़ा तत्व का, और कोई छोटा का, तो बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस प्लस चार्ज और चारों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अगर दूर रहेगा सेंटर, बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, तो उसमें थोड़ा सा भी अगर एनर्जी लगाएंगे तो क्या होगा? आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो वहाँ पे कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब साइज बड़ा तो कम आयनीकरण ऊर्जा। तो आयनीकरण ऊर्जा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है। ठीक है, और छोटा साइज तो न्यूक्लियस प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़ा रहेगा। वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना काफ़ी मुश्किल होगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा कौन है। यहाँ पे सबसे छोटा जो है वो हीलियम होता है। सबसे छोटा कौन है यहाँ पे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन में सबसे छोटा हीलियम है। तो हीलियम का साइज छोटा साइज तो प्लस माइनस के बीच कम दूरी, प्लस माइनस के बीच कम दूरी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके बीच ज़्यादा। तो जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो उसको दूर करना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? तो ग्रुप में ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कक्षा संख्या बढ़ता है, तो उससे उसका स्वाभाविक साइज बढ़ेगा। जब साइज बढ़ेगा तो उसका व्यास भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान निम्नलिखित में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है? धात्विक गुण, ऑक्सीकरण क्षमता, विद्युत ऋणात्मकता, कम होने की प्रवृत्ति। इसमें कौन सा होगा? समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने के दौरान किसमें वृद्धि होती है? ग्रुप में। जैसे पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्वाभाविक है उसमें क्या होता है? साइज बढ़ता है। जब साइज बढ़ेगा तो प्लस जो न्यूक्लियस होता है चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ेगा तो उसको इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा? काफ़ी आसान होगा। वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करना उसके लिए आसान होगा। जो जितना आसानी से त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें उतना ज़्यादा धातुई गुण पाए जाते हैं। तो जिसका जितना बड़ा साइज होगा उतना ही आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? त्याग करेगा, मतलब वो धातुई गुण उसमें ज़्यादा होगा। और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर एक समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो उसका कक्षा संख्या बढ़ेगा। जब कक्षा संख्या बढ़ेगा तो मतलब सेल का नंबर जो होता है वो बढ़ता है। वो जब बढ़ेगा तो उसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज जब बढ़ेगा तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग करता है? कोई धातु करता है। तो इसका मतलब उसमें धात्विक गुण में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक मूल तत्व है? ठीक है, तो इसमें न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक, तो जितना अगर हम नीचे आते हैं जिसका जितना साइज जितना बड़ा होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग कर देता है। तो इसमें सबसे जो बड़ा साइज है सीजियम का और ये आसानी से त्याग करेगा, तो स्वाभाविक है ये मेटल का प्रॉपर्टी ज़्यादा रखेगा, इसलिए न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक होगा। आंसर होगा ए। एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम कक्षा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई भी सेल या कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n²। तो एम जो होता है, कक्षा कौन कौन होते हैं? एक मान लिए के है, एक एल है, एम है, इस ढंग से है। तो एम का लिए एन का मान कितना हो रहा है? 1 2 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो इसमें कितना हो जाएगा? 18। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हीलियम के 64 ग्राम में कितने मोल मौजूद होते हैं? तो हीलियम सिर्फ लिखा हुआ है तत्व है, मतलब कितना मोल? 1 मोल। और इसका भार कितना होता है? जो इसका वेट होता है कितना होता है? 4 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल में कितना हो रहा है? 4 ग्राम हो रहा है इसका। तो 64 ग्राम में 64/4, ये कितना हो जाएगा? 16 मोल। ठीक है।